देखो बेटा, जो थर्ड यूनिट है तुम्हारी वो है अबाउट द पीरियोडिक टेबल। जो आवर्त सारणी वाला लेसन तुमने 10th में पढ़ा है, अगर तुम्हें वो अच्छे से आता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो अभी हमने सेकंड यूनिट में सीखा है 1s2 2s2 वाला, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, अगर ये दोनों चीज़ें आती तो इट मीन्स कि तुम सोच लो कि तुम्हें थर्ड यूनिट आती है पहले से, कुछ नहीं है, यही है सारा। ठीक है, तो अब हम इस यूनिट पर आ रहे हैं, अपनी थर्ड पर। तो एक तरीके से उस यूनिट का हमारा नाम ही क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला पार्ट को पहले देखेंगे कि हमने एलिमेंट्स को, देखो मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो इतने सारे एलिमेंट्स को अगर एक एक एलिमेंट को अलग अलग याद करेंगे तो बड़ा हमारा टाइम वेस्ट होएगा। तो इसलिए ये किया गया कि भाई ये कोशिश की गई कि जिन एलिमेंट्स के गुण एक जैसी हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, उनको एक ही जगह रखा जाए। तो मान लो 10 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है तो उनको एक जगह रख दिया, तो अब हमें उन 10 की अलग अलग या बात याद रखते तो 10 बात याद रखनी पड़ती। अब एक ही बात याद रखनी है जो 10 पर अप्लाई हो जाएगी, तो वो एक ही बात याद रखनी पड़ेगी। तो द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम क्वाइट ईजियर व्हेन वी अरेंज देम इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, इन दैट मैनर इन विच द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कम्स एट वन पोजीशन। ठीक है ना, समझ रहे हो, मतलब कम टुगेदर। आ रही है बात समझ में? तो जब एक जैसे गुण वाले एलिमेंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें एक तरीके से एलिमेंट्स को पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजियर वी क्लासीफाई देम इन सच अ मैनर सो दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कम टुगेदर। तो वो जो हमने उनको एक तरीके से एक जगह रखने की जो प्लानिंग करी वो ही पीरियोडिक टेबल होती है। तो तुम्हें पता है बेटा 10th में देखो कई सारे तुमने ऐसे पढ़ा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, जो तुमने न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही डॉबरनियर का त्रिक समूह पढ़ा था, तो वो भी है इसमें। मतलब वो अब थोड़ा सा सिलेबस में से निकाला हुआ है इस साल लॉकडाउन की वजह से, पर तुम थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन बेशक चाहो तो उनकी लिख लेना, क्योंकि 10th में तुम ऑलरेडी कर चुकी हो कि डॉबरनियर ने कैसे बांटा था, 3-3 के ग्रुप बनाए थे। जो बीच वाला तत्व था, जो बीच वाला एलिमेंट था, उसका एटॉमिक मास, कोने वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का क्या था, एवरेज थी। तो इस तरीके से उसने ग्रुप बनाए, पर सबको ऐसे नहीं अरेंज कर पाया तो वो फेल हो गई थी, वो एक तरीके से जो अरेंजमेंट थी। फिर न्यूलैंड्स से लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, ध्यान है, न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत। तो उसने क्या करा था कि जैसे उसने कहा कि जैसे कि हमारे म्यूजिक में संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। 8वां सुर फिर पहले सिर का जैसे होता है ना, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरीके से मतलब फिर से हर 8वां सुर पहले सुर के जैसा होता है। तो ऐसे उसने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को अगर उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, समझ रहे हो, जैसे कि हीलियम का 4 होता है, तो हम बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में अगर तत्वों को लगाते हैं तो हर एक 8वां एलिमेंट अपने से पहले एलिमेंट के जैसा निकल कर आता है। ठीक है, इस तरीके से उसने अरेंज किया, पर ये अरेंजमेंट भी कैल्शियम तक सही रही, फिर उसके बाद ये फेल हो गई, तो इसको भी हमने नहीं फॉलो किया था। ठीक है, फिर मेंडलीफ का लॉ आया था, तो मेंडलीफ ने मतलब फिर भी हमें एक तरीके से एक अच्छी टेबल दी थी, कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी टेबल दी थी, पर उसमें भी देखो कमियां निकली। तो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, जो तुम्हारे यहाँ लगी हुई है, ठीक है ना, लैब में तुम्हारे पास है भी, देखो मैं तुम्हें पहले तो मेंडलीफ तुम पढ़ चुकी हो वैसे तो, है ना, इसलिए मैं मोटा मोटा इसका बताऊंगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, पर तुम अपना रिटर्न वर्क इसका कंप्लीट करना, क्योंकि समझ तुम इसको वहाँ से भी चुके हो ऑलरेडी। 10th में मैंने तुम्हें खूब अच्छे से डिटेल में कराई है, पहले सोचकर कि जो बच्चे साइंस लेंगे तो उनके साथ फिर मुझे इस यूनिट में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो तुम चाहो तो बेटा बेशक अपने 10th की कॉपी में से भी पढ़ सकते हो, हिंदी में लिखा हुआ है, तो वहाँ मैंने खूब तुम्हें डिटेल में करा रखी है। देखो ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, शायद तुम्हें ध्यान हो तो मैंने ये 11th की ही तुम्हें 10th में भी एक बार दिखाने की कोशिश करी थी। तो देखो इसमें हमारे एक तरीके से, देखो ये तुम्हें ध्यान होगा कि जो ऐसे ऊपर से नीचे वाले जो हमारे ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे वाले, इनको हम कॉलम्स, ये जो हमारे ऊपर से हम नीचे चले, इन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, इनको ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ग्रुप। जो इस तरीके से जो खंबे हैं, एक तरीके से जो स्तंभ हैं हमारे यहाँ पर, समझ रहे हो, द वर्टिकल कॉलम्स जो ऐसे सीधे सीधे खड़े हैं,
तो वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। और जो इस तरीके से अगर हम चलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इनको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, ये जो इस तरीके से हैं, जो स्तंभ के रूप में है, ये तो हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। और हमने ऐसे भी तत्वों को बांटा, तो ये जो हमने इस तरीके से बांटा, इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से एक ग्रुप 0 ग्रुप होता है, जिसमें कि हमने अक्रिय गैसेस को, नोबल गैसेस को रखा। ठीक है, और एक 8वां ग्रुप है जिसमें सिर्फ 9 तत्व थे और उनको 3-3 के ग्रुप में रखा गया था। ऐसे मोटा मोटा ही करेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो 0 ग्रुप और 8वां ग्रुप क्या है, मतलब वो अलग थे। 0 ग्रुप में खाली अक्रिय गैसेस थी और 8वें ग्रुप में 9 एलिमेंट्स थे, जिनको 3-3 के ग्रुप में देखो इस तरीके से बांट रखा था। देखो ये देख सकते हो, ये देखो 3-3 के ग्रुप बना रखे हैं 8वें ग्रुप में। बाकी जितने हमारे ग्रुप थे पहले से लेकर 7वें ग्रुप तक, उनको फर्दर ए बी सब ग्रुप्स में बांटा हुआ था। ठीक है, तो ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी। और लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, कुछ तत्व ऐसे थे जो यहाँ किसी से भी जिनकी प्रॉपर्टीज मेल नहीं खा रही थी, तो उनको नीचे ऐसे 2 लाइंस बनाकर रख दिया गया था। तो ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है कि इसके अंदर 9 तो ग्रुप होते हैं, जिसमें से पहले ग्रुप से लेकर 7वें ग्रुप तक फर्दर सब ग्रुप्स ए बी होते हैं। 8वें ग्रुप में 9 एलिमेंट्स होते हैं, जिनको 3-3 के ग्रुप में बांटा हुआ है, और एक 0 ग्रुप होता है। लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को नीचे रख रखा है। तो दिस इज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जो कि मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड थी। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या होता है, वो ये कहता है कि जब हम तत्वों को, ध्यान करो ये तुम्हें वहां भी करा रखा है, मेंडलीफ का एक तरीके से पीरियोडिक सिद्धांत कराया था, समझ रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल सारी चीजें वही हैं कि मेंडलीफ ने तत्वों को अरेंज किया था उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। ठीक है, वहां भी मैंने इस वर्ड को बहुत पर्टिकुलरली स्ट्रेस करके बोला था। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आवर्त नियम कहते हैं शायद, है ना, हाँ आवर्त नियम कहते हैं। तो एक पुराना आवर्त नियम था और एक नया आवर्त नियम था। ऐसे ही जो पुराना आवर्त नियम है ना, उसको मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं, मतलब मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो मेंडलीफ का जो लॉ था, जो सिद्धांत था, जिस बेसिस पर उसने अपनी सारणी बनाई थी, उसने कहा था कि जब कभी भी हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, when we arrange the elements in increasing order of their atomic mass or atomic weight, ठीक है, तो आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर पीरियड, मतलब एक अंतराल के बाद क्या होता है, एक जैसे गुणों वाली जो एक जैसे गुणों वाले जो तत्व होते हैं वो दोबारा से रिपीट होते हैं। मतलब एक जिसका गुण था, ठीक है ना, और हम चलते चले एक अंतराल के बाद क्या होगा, वैसे ही गुण वाला तत्व हमें फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लगाते हैं, तो एक अंतराल के बाद हमें एक जैसे गुणों वाले तत्व फिर से दिखाई देते हैं, फिर से मिलते हैं। इसको हम मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहते हैं। ठीक है, कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, देन आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल, ठीक है, और पीरियड, वी गेट द सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो ये मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ था। इसी बेसिस पर इसने ये पूरी सारणी बताई जो अभी तुम्हें मैंने समझाई थी। तो इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी और इसमें कुछ कमियाँ भी थी। ठीक है, तो इसमें अच्छाइयाँ तो बहुत थी कि एक सबसे पहले इसने एक सिस्टमेटिक हमें तरीका दिया तत्वों को पढ़ने का, ये इसकी सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट था, यूजफुलनेस थी इसकी, फायदा था हमें। दूसरा क्या था, दूसरा भी बहुत अच्छा फायदा था कि इसने पहले से ही क्या करा था बेटा, अपनी सारणी में ना कुछ जगहों को देखो खाली छोड़ा था। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें हम देख सकते हैं, देखो तुम्हें यहाँ पर मैं बताऊँ, ये जो इसमें आपका एल्यूमिनियम हमें मिलेगा इसके नीचे, देखो यहाँ देख सकते हो, देखो बेटा इधर ना एक ये गैलियम और एक जर्मीनियम तुम्हें दिखेगा। ठीक है बेटा, देखो गैलियम और ये जर्मीनियम। तो जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुई थी, उसने दे दी थी, तब तक ये गैलियम और जर्मीनियम डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, पर मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ी, इनकी खाली जगह छोड़ दी। उसने कहा आगे चल के जरूर कुछ तत्वों की खोज होगी और वो जो नया तत्व खोज होकर आएगा उसका नाम तो देखो वो ही रखेगा जो उसकी खोज करेगा, पर मैं उसके गुण तुम्हें अभी बता सकता हूँ।
तो एल्यूमिनियम के नीचे उसने जगह छोड़ी और उसका नाम उसने अक्का एल्यूमिनियम दे दिया, भाई एल्यूमिनियम जैसा, ठीक है। और उसने बता दिया कि जो भी तत्व जब कभी डिस्कवर होगा तो उसका ये एटॉमिक नंबर होगा, ये एटॉमिक मास होगा, इतना मेल्टिंग पॉइंट होगा, इतना बॉइलिंग पॉइंट होगा, इतनी डेंसिटी होगी। सोचो कितनी बड़ी बात उसने करी है ना, कि वो तत्व अभी कहीं खोज भी नहीं हुआ है और उसके गुणों के बारे में वो पहले से ही एक पूरा प्रस्ताव लिख गया, ठीक है। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे जो तत्व था उसने जगह छोड़ दी और उसके गुण दे दिए और उसका नाम अक्का सिलिकॉन दिया उसने। तो जब आगे चल के गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर हुए तो गैलियम को अक्का एल्यूमिनियम की जगह रखा गया और सिलिकॉन और जर्मेनियम को अक्का सिलिकॉन की जगह रखा गया। समझ रहे बेटा, मतलब जो जगह उसने खाली छोड़ी थी और उनको अक्का एल्यूमिनियम अक्का सिलिकॉन करके छोड़ दिया था, वहां पर आगे चल के दो एलिमेंट डिस्कवर हुए, गैलियम और जर्मेनियम, और उनके बेटा वही गुण निकल कर आए एक्सपेरिमेंटली, जिन गुणों का प्रस्ताव, जिन गुणों की डिटेल पहले से ही मेंडलीफ देकर चला गया था। तो एक तरीके से दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट कि उसने पहले ही प्रोडिक्ट कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी, अंदाजा लगा लिया था, हाँ आगे चल के डिस्कवर होंगे और यही गुण उनके निकल कर आएंगे। समझ रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी उसकी अचीवमेंट मानी गई, ठीक है। और भी इसके गुण थे कि इसने कुछ एटॉमिक वेट्स को करेक्ट किया, जैसे बोरोन का एटॉमिक वेट पहले हम 13.5 मानते थे, पर उस हिसाब से अगर वो रखता तो उसकी पीरियोडिक टेबल खराब हो रही थी। उसने कहा इसका एटॉमिक वेट ही गलत है, और उसने उसको गलत प्रूव करके उसका सही 9 एटॉमिक वेट दिया। और देखो वो ही मानते हैं और उससे उसकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे रिएक्शंस भी अच्छे से एक्सप्लेन होते। तो उसने कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स को करेक्ट भी किया, तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है बेटा। तो ये इसकी मेन यूजफुलनेस थी, किसकी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, कि इसने सिस्टमैटिक हमें तरीका दिया पढ़ाने का एलिमेंट्स को। इसने क्या करा, कुछ नए एलिमेंट्स की भविष्यवाणी की पहले से ही, और इसने कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स को करेक्ट किया, तो ये इसकी मेन यूजफुलनेस थी। फिर कमियां भी थी देखो इसमें, कि भाई कमियां देखो कि भाई एक तरीके से इसने कुछ हमारे मतलब ऐसे पेयर बना दिए थे कि जिनके गुण मतलब एक जैसे नहीं थे, फिर भी उनको एक जगह रख दिया था। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे कमियां इसने कहीं कहीं छोड़ी थी, छोटी मोटी। ऐसी ही मतलब देखो जो आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास अलग होता है, जैसे क्लोरीन 35 वाला भी होता है, क्लोरीन 37 वाला भी होता है। तो भाई जब ये अरेंज कर रहा है एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के क्रम में, तो जिन जिन का एटॉमिक वेट अलग अलग है उनको अलग अलग पोजीशंस मिलनी चाहिए, पर उसने तो ऐसा नहीं किया, क्लोरीन को एक ही पोजीशन दी। जब एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगा रहा है तो 35 वाले क्लोरीन को अलग जगह मिलनी चाहिए थी, 37 वाले क्लोरीन को अलग जगह मिलनी चाहिए थी, पर ऐसा तो उसने नहीं दिया, ठीक है। तो ये भी फिर इसकी कमी मानी गई कि इसने आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशंस नहीं प्रोवाइड की थी, ठीक है। फिर ऐसे ही उसने मतलब कुछ अलग जो एलिमेंट्स थे उनको तो एक जगह रख दिया, और जो एक जैसे एलिमेंट थे उनको कुछ को अलग अलग जगह भी रख दिया था, तो ये भी इसकी कमियां की गई, ठीक है। और जो हमारे एक तरीके से 8th ग्रुप में उसने तीन एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप बना दिए, उसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं दिया, भाई तुमने बाकी में तो ए बी ग्रुप बांटे, इन 9 एलिमेंट तुम्हें इनका समझ नहीं आया तो उनको इकट्ठा एक में ऐसे डाल दिया, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन उठा। लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स बेचारों ने क्या गलती करी थी, उनको मेन घर में से निकाल के नीचे पटक दिया, चलो तुम घर के बाहर रहो, घर में तुम्हें जगह ही नहीं मिलेगी, तो ये भी इसकी कमी मानी गई। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी इसके डिफेक्ट्स थे किसके, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो इसके बाद अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही करेंगे, वो ही हमारी मेन टेबल है, अभी तक हम उसी को ही फॉलो करते हैं। और सबको पता भी होगा बेटा, देखो तुम्हें कई बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने 10th में खूब अच्छे से कराई है। उसमें 18 तो क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और 7 उसमें क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। और पर वो किस पर बेस्ड है, वो एक तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। जो आधुनिक आवर्त नियम कराया था तुम्हें 10th में, तो वो ही है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसने तत्वों को अरेंज किया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में, परमाणु क्रमांक के क्रम में, ये दोनों में ध्यान रखना। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ तो बेस्ड है एलिमेंट्स के बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के क्रम में, और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो बेस्ड है एलिमेंट्स के बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में, ठीक है। तो दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है। तो इसी बेसिस पर सारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है, जिसको हम और डिटेल में थोड़ा सा अब हम कल करेंगे।